Going live. Yes. Hello everyone. शिवानी, हरीश, तनिषा, फरहीन, हम क्लास में वापस, है ना। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सरफराज, प्रशांत, शान्या, विधि एंड मैनी मोर, ये तो रहेगा हमारा। कनिका कोहली, हेलो सर। हाय कनिका। अनिष्का सकलेनी, गुड आफ्टरनून बेटा। सो हम लिविंग वर्ड के एंड पे हैं बिल्कुल। हमने प्रीवियस क्लास में जस्ट 2 मिनट का रिवीजन, व्हाट इज लिविंग, लिविंग की प्रॉपर्टी, जिसमें से सोल, आंसर, कॉन्शियसनेस, जो लिविंग का डिफाइनिंग हो सकता है। आफ्टर दैट डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड, और डाइवर्सिटी में हमें बेसिकली पढ़ना है टैक्सोनॉमिकल स्टडीज, सिस्टमैटिक्स, और उसमें आपने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर पढ़ा, वो इजी है। उसमें से जो नेम मेंशन किए मैंने, एग्जांपल आपको कल बताए थे, वो आपको याद करने है ना। फरीन ने गुड आफ्टरनून बोला है। सुशील उद्योग, हेलो सर। हाय बेटा। एंड देन फिर हमने स्टडी किया था टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। टैक्सोनॉमी में हमारे एंगल से जितना कुछ है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी है, इंटरमीडिएट कैटेगरी ऑप्शनल होती हैं, एज पर नीड ऑफ द टैक्सोनॉमिस्ट उनको यूज किया जा सकता है। रैंक 1 to 7 है फॉर ऑब्लिगेट कैटेगरीज। टैक्सॉन इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक। टैक्सॉन आपको पढ़ना था। टैक्सॉन इज द ग्रुप ऑफ एनी रैंक एंड हायरार्की। एंड फिर हमने इन कैटेगरीज को डिफाइन किया था, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था हमारा स्पीशीज कॉन्सेप्ट, बिकॉज उसको लेके क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। एक क्लासिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट है, नेचुरली इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन, मार्फोलॉजिकली सिमिलर, शेयरिंग ए कॉमन जीन पूल, है ना। ये 3 प्रॉपर्टी जो है वो क्लासिकल सिस्टमैटिक्स या क्लासिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट का पार्ट है। जब इवोल्यूशन का प्रोडक्ट कंसिडर करेंगे कि स्पीशीज इज कंसिडर्ड एज इवोल्यूशनरी प्रोडक्ट, देन वहां पे बात आएगी मॉडर्न स्पीशीज कॉन्सेप्ट की। उसके हिसाब से सिस्टमैटिक भी बदल जाएगी। आगे जाके आप इसको न्यू सिस्टमैटिक्स बोलेंगे, वेयर स्पीशीज इज कंसिडर्ड एज एन इवोल्यूशनरी प्रोडक्ट। डेफिनेशन सारी सही है, कॉन्सेप्ट दोनों वैलिड है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि मोर वैलिडिटी किस चीज की है। मॉर्फोलॉजिकल भी उतना ही यूज होता है जितना फाइलोजेनेटिक कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। कुछ एग्जाम्पल थे हमारे पास क्लासिफिकेशन में। ह्यूमन का क्लासिफिकेशन था, हाउस फ्लाई का दे रखा है, प्लांट में आपने वीट का और मैंगो का क्लासिफिकेशन पढ़ा। एंड देन लास्ट टॉपिक था टैक्सोनॉमिकल एड्स। और टैक्सोनॉमिकल एड्स का मतलब है टैक्सोनॉमी की स्टडी के लिए आप जिन स्पेसिमेन को या जिन बुक या जिस रिकॉर्ड को स्टडी करोगे वो सब टैक्सोनॉमिकल एड्स में काउंट होंगी। उनमें इन जनरल बात करें तो बॉटेनिकल गार्डन और हार्बेरियम प्लांट्स के लिए यूज हो रहे हैं। बॉटेनिकल गार्डन में लाइव कलेक्शन ऑफ प्लांट है, हार्बेरियम में ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड फॉर्म में रखा जाएगा, लूज शीट होगा। क्विक रेफरल सिस्टम अगर पूछा जाएगा तो आंसर हार्बेरियम आपको देना है। एग्जाम्पल रॉयल बोटेनिकल गार्डन, नेशनल बोटेनिकल गार्डन, या वो NBRI रिसर्च इंस्टीट्यूट बन गया है अब, और इंडियन बोटेनिकल गार्डन। एनिमल्स में आपने म्यूजियम और जूलॉजिकल गार्डन पढ़ा था। म्यूजियम में आप एनिमल्स को या तो केमिकल सोल्यूशन फॉर्मलिन में डिप करके रख रहे थे, या इन जनरल स्टफिंग करके उनको प्रिजर्वेटिव अप्लाई करके स्टोर कर सकते हैं। और अगर आप जूलॉजिकल गार्डन की बात करेंगे तो वह एनिमल्स को लाइव फॉर्म में रखा गया। म्यूजियम में बस एक इश्यू था कि म्यूजियम में वो प्लांट्स भी आ जाएंगे जिनको हार्बेरियम में नहीं रखा जा सकता। तो म्यूजियम दोनों के लिए हो गया बेसिकली, एनिमल्स के लिए तो है ही, इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर दोज प्लांट दैट कांट बी प्लेस इन हार्बेरियम। एंड नाउ अब हमें पढ़ना है आज का टॉपिक, जहां से हमें स्टार्ट करना है, दैट इज टैक्सोनॉमिक कीज। सिंपली कीज लिखा हुआ है या टैक्सोनॉमी कीज लिखा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। टैक्सोनॉमिक कीज, है ना। हम टैक्सोनॉमिक कीज के बारे में स्टडी कर रहे हैं। दीपांशु ने पूछा था सर एक बार कैटेगरी एंड टैक्सॉन एक्सप्लेन कर देना। बेटे कैटेगरी मैंने आपको बताया, कैटेगरी तो सिर्फ जो साइंटिफिक ऑब्लिगेट कैटेगरीज बनाई गई हैं जिनको हम आपने स्टेप्स में कंसिडर किया, लाइक किंगडम, और फिर उसके बाद क्लास, किंगडम है, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये सब कैटेगरी है ना।
जैसे आपकी एक कैटेगरी है कि आप फाइटर के स्टूडेंट हो, 12th पास आउट हो, एक कैटेगरी होगी 11th पास आउट, एक 12th पास आउट, एक 9th पास आउट, एक 10th पास आउट, एक इंजीनियरिंग, एक मेडिकल, फिर एक आर्ट्स, फिर एक कॉमर्स, ये सब कैटेगरी हो गई। अब जब आप इनका ग्रुप बनाएंगे तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि ग्रुप पूरे इंडिया में 11th स्टूडेंट का एक ही बनेगा, स्टेट वाइज अलग होगा, कॉलेज वाइज अलग होगा, इंस्टीट्यूट वाइज अलग होगा, सिटी वाइज अलग होगा। तो ऐसे ही यहां पे भी कि मान लीजिए क्लास एक कैटेगरी है, बट क्लास तो आपने हर जगह पढ़नी है, एटलीस्ट प्लांट किंगडम में भी क्लासेस पढ़नी है, एनिमल किंगडम में भी क्लास पढ़ी है आपने, फंगी में भी आगे आप क्लासेस पढ़ोगे, मोनेरा और प्रोटिस्टा में आपको क्लासेस नहीं पढ़ाई जाएंगी। तो क्लास इज ए कैटेगरी, और क्लास के नाम क्या लेने हैं दैट डिपेंड्स कि हम क्लासिफिकेशन कौन सा ले रहे हैं। लाइक प्लांट में डाइकोटिलिडनी, मोनोकोटिलिडनी, लिवरवर्ट, मॉस, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, साइलोप्सिडा, साइकेडोप्सिडा, कोनीफर्स, ये सब क्लासेस हैं अलग अलग किंगडम के अलग अलग ग्रुप्स की। तो अगर इनका ग्रुप बना देंगे कि आपने डाइकोटिलिडनी बोला तो ये हो गया टैक्सॉन, और डाइकॉट्स बोला तो बन गया डाइकोटिलिडनी हो गया क्लास, इट्स ए कैटेगरी, और अगर आपने डाइकॉट्स बोला तो फिर हो गया टैक्सॉन। सिंपल वे में जैसे आप प्लांट्स और प्लांटी को यूज कर रहे हैं, प्लांटी इज अ किंगडम, कैटेगरी है, फर्स्ट रैंक की कैटेगरी है किंगडम, नाम प्लांटी। इसका जब आप ग्रुप बनाएंगे टैक्सॉन तो बन जाएगा प्लांट्स। ऐसे समझना है आपको कैटेगरी और टैक्सॉन को। क्लियर? अब बात करते हैं कीज की। कीज में टैक्सोनॉमिक कीज क्या है? ये बेसिकली पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर कहलाते हैं, है ना। आपको एक पेयर बनाना है कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का। कंट्रास्टिंग का मतलब यह कि फिर दो ही ऑप्शंस होंगे, हेड एंड टेल, लाइक जैसे कॉइंस में हेड और टेल ले लिया, ऐसे ही आपने प्रेजेंस और एब्सेंस, है ना। तो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का जो पेयर होगा उसको आप टैक्सोनॉमिक कीज कहते हैं। और ये पेयर एक्चुअली क्या कहलाता है, इसे आप कपलेट बोल सकते हैं। कपलेट इज द पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। अब अगर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है तो यहाँ पे 1 और 2 जो भी कंट्रास्टिंग लीड्स कहलाएंगी उनको हम लीड बोलते हैं। दैट इज ईच स्टेटमेंट इन द की का जो एक स्टेटमेंट होगा वो लीड कहलाएगा, दूसरा स्टेटमेंट सेकंड लीड कहलाएगा, दोनों का पेयर बना दोगे तो दैट विल बी कपलेट। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दैट रिप्रेजेंटेड टैक्सोनॉमिक कीज। ये सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटी, प्रेजेंस और एब्सेंस इसी चीज पे बेस्ड होती है। और यहां पे इसका सबसे ज्यादा यूज क्या है कि आप इसको आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। प्लांट आइडेंटिफिकेशन है, एनिमल आइडेंटिफिकेशन है, तो उसमें टैक्सोनॉमिक कीज का सबसे इंपॉर्टेंट रोल आता है। हर एक कैटेगरी की अलग अलग कीज हैं, लाइक किंगडम की भी कीज हैं और जीनस स्पीशीज की भी की है, क्लास की भी है, फैमिली, फाइलम, डिवीजन, ऑर्डर की भी है, सबकी कीज हैं। लेकिन अगर आप पहले जो आपने कल टैक्सोनॉमिक एड्स पढ़े थे उनको की से कंपेयर करेंगे तो की में एडवांटेज है, और उसकी सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है कि ये एनालिटिकल नेचर की है। जैसे कल आपसे बात हुई थी तो ये था कि हम एनालिसिस नहीं कर सकते कि हार्वेरिया में अगर बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन 1920 के अकॉर्डिंग लिखा गया तो वो गलत हो गया, क्लासिफिकेशन तो आज ये वैलिड होता है तो हार्वेरिया बदल देना चाहिए। तो ऐसा नहीं हो सकता, उस टाइम तक वो वैलिड था तो हार्वेरिया वही रहेगा। अगर आपको 2020 का लाना है तो आप एक नया हार्वेरिया बनाएंगे, पुराना हटेगा नहीं, नया आ जाएगा। तो टैक्सोनॉमिक ये एड्स में जो आपने कल पढ़े थे उनमें इंपॉर्टेंट चीज ये था कि वहां पे आप एनालिसिस नहीं कर सकते, यहां एनालिसिस कर सकते हैं। इसीलिए की को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है आइडेंटिफिकेशन के लिए या टैक्सोनॉमिक स्टडीज के लिए, है ना। कोई भी है तो क्यों है। आप जैसे कहें कि सर मस्टर्ड एक प्लांट है, तो मेरा क्वेश्चन ये होगा कि मस्टर्ड प्लांट क्यों है। अगर मैं बोलूं कि मस्टर्ड एनिमल है तो मस्टर्ड एनिमल नहीं होगा, तो आप मुझे रीजन तो दीजिए ना कि मस्टर्ड एनिमल क्यों नहीं है। मस्टर्ड एक प्लांट है, इंसेक्ट एनिमल है, प्लांट नहीं है, तो उसका रीजन बताइए, रीजन क्या है। दोज रीजंस आर कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कीज। हायर क्लासेस में जब कोई क्लासिफिकेशन लिखा जाता है तो उसके साथ साथ उसकी कीज को मेंशन किया जाता है कि आप किस बेस पे कह रहे हैं कि मस्टर्ड प्लांट है, फिर मस्टर्ड एंजियोस्पर्म है, फिर मस्टर्ड एक डाइकॉट है, मस्टर्ड का ऑर्डर है, मस्टर्ड की फैमिली है, मस्टर्ड एक जीनस है, फिर स्पीशीज है। हर एक चीज का आपको पूरा क्लासिफिकेशन देना पड़ेगा। तो यही टैक्सोनॉमिक कीज का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कि दे आर एनालिटिकल इन नेचर, ये प्रिसाइज होती है ना। अगर आप देखेंगे तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ रही है कि दीज आर प्रिसाइज इन नेचर। आप
यस। Taxonomic keys are precise in nature, है ना। Yes, these are precise, ऐसे। तो प्रिसाइज नेचर है, ये इंपॉर्टेंट है ना। सो कीज में ये चीज आएगी कि कीज प्रिसाइज नेचर की होती है ना, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। क्लियर? इसीलिए सबसे ज्यादा कीज का यूज किया जाता है कि दे आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर, है ना। ये आपको इसमें चीज समझनी है ना? जैसे अगर हम बात करते हैं लाइक हमने मान लीजिए लिखा कि नंबर ऑफ कॉटिलिडन इन सीड। आपको कॉटिलिडन का नंबर देखना है सीड के अंदर, है ना? आपको पता है कि या तो 2 होते हैं या 1 होता है ना। तो अब 2 होंगे तो क्या कहलाता है? डाइकॉटिलिडनी। 1 होता है तो क्या कहलाता है? मोनोकॉटिलिडनी। तो डाइकॉट और मोनोकॉट, जैसे हम आगे एंजियोस्पर्म की 2 क्लासेस पढ़ेंगे, तो वो क्लासेस किस बेस पे बनाई गई है? क्लासेस में बेसिकली यही है कि आपको नंबर ऑफ कॉटिलिडन कंसीडर करना है। तो नंबर ऑफ कॉटिलिडन इन सीड इज द टैक्सोनॉमिक की। ये की बन गई है। की किस चीज के लिए है? कि नंबर क्या है, डाइकॉट है या मोनोकॉट, अकॉर्डिंगली 2 कॉटिलिडन इन सीड या सिंगल कॉटिलिडन इन सीड। तो आगे जाके क्लासेस बन जाएंगी डाइकॉटिलिडनी एंड मोनोकॉटिलिडनी। तो ये क्लास लेवल की हो गई, है ना। नंबर ऑफ कॉटिलिडन इन सीड विल बी द की एट क्लास लेवल। तो जैसे लिखा है कि हर एक कैटेगरी की आप की बना सकते हैं, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि वो क्लास लेवल को रिप्रेजेंट करती है ना। ऐसे ही आप कोई और बना सकते हैं। मान लीजिए आप एनिमल में यूज करेंगे प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। तो अगर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है तो वर्टिब्रेट्स, एब्सेंट है तो इनवर्टिब्रेट्स, नॉन वर्टिब्रेट्स, है ना। तो इस तरह ये भी की बन गया, है ना। या मान लीजिए प्लांट और एनिमल को डिस्टिंग्विश करना था, तो प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रिशन एंड लोकोमोशन। ऑटोट्रॉफिक है तो प्लांट, हेट्रोट्रॉफिक है तो एनिमल। न्यूट्रिशन इज द की, उसकी 2 कंट्रास्टिंग फॉर्म्स हो गई, दैट इज लीड 1 लीड 2। लीड 1 ऑटोट्रॉफिक, लीड 2 हेट्रोट्रॉफिक। अकॉर्डिंगली प्लांट और एनिमल को हमने अलग अलग कर लिया। तो ऐसे ही अलग अलग लेवल पे आप कीज बनाते हैं, हर एक चीज के आगे की लिखा होता है। जैसे हमने कल एक क्लासिफिकेशन कंप्लीट किया था, आप उसमें कोई भी एग्जाम्पल मान लीजिए ग्रास का ले लें। आपने वीट का क्लासिफिकेशन कल पढ़ा था। तो वीट में क्या है? सबसे पहले प्लांट किंगडम था, किंगडम प्लांटी। तो जब हायर क्लास में क्लासिफिकेशन लिखा जाएगा तो सबसे पहला कंसर्न ये आएगा कि वीट एक प्लांट क्यों है, वीट में प्लांट के कैरेक्टर क्या है। तो मुझे प्लांटी की कीज मेंशन करनी होगी, व्हाई इट इज बिलोंग टू किंगडम प्लांटी, नॉट समथिंग एल्स। किसी और किंगडम से क्यों बिलोंग नहीं करता, तो मुझे प्लांटी की मेंशन करनी पड़ेगी। फिर आता है कि वो एंजियोस्पर्म है, डिवीजन एंजियोस्पर्मी। तो वीट में एंजियोस्पर्मी के कैरेक्टर्स क्या है? सीड जो है वो फ्रूट के अंदर होता है, तो एंजियोस्पर्म की डिफाइन करनी पड़ेगी। फिर उसमें आता है कि एंजियोस्पर्म की तो 2 क्लासेस हैं, डाइकॉट, मोनोकॉट। तो वीट मोनोकॉटिलिडनी से बिलोंग क्यों करता है? तो मुझे लिखना पड़ेगा हैविंग नंबर ऑफ कॉटिलिडन 1 पर सीड, इसलिए वो मोनोकॉटिलिडनी आएगा। फिर ऐसे ऑर्डर पोएल्स क्यों है, फैमिली पोएसी क्यों है, जीनस ट्रिटिकम क्यों है, स्पीशीज एस्टिवम क्यों है। तो हर एक चीज पे मुझे उसका रीजन देना होगा, एंड दैट्स व्हाई दे आर प्रिसाइज, एक्यूरेट, एनालिटिकल। वो प्रिसाइज है, एक्यूरेसी है उनमें, और एनालिटिकल है। एंड इसलिए सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है टैक्सोनॉमी में वो कीज को यूज किया जाता है। क्लियर? तो कीज में याद रखिएगा। ओके हरीश, प्रिसाइज का मतलब बेटा एक्यूरेसी है, बिल्कुल टू दी पॉइंट, है ना। तो टू दी पॉइंट अगर आप होगा तो, क्योंकि आप बता रहे हैं ना कि कोई भी चीज है तो क्यों है, उसका रीजन दे रहे हैं। कि अगर मान लीजिए एक हाउस फ्लाई है, वो इंसेक्ट है, तो इंसेक्टा का करेक्टर उसमें क्या है, आप बताओ ना, रीजन दो मुझे कि इंसेक्ट क्यों है।
वाई इज बिलोंग टू क्लास इंसेक्टा, क्रस्टेशियंस में रख दो, क्या दिक्कत है, नहीं रख सकते ना। तो आप उसमें इंसेक्टा के करेक्टर दोगे तभी तो आएगा। ऑर्डर उसका डेप्टेरा क्यों है, वाई बिलोंग्स टू ऑर्डर डेप्टेरा, वो डेप्टेरन इंसेक्ट क्यों है, तो आप मुझे डेप्टेरा का रीजन दीजिए। हमारी फैमिली होमिनिडी है तो हम क्यों होमिनिडी में, किसी और फैमिली में क्यों नहीं है, तो मुझे होमिनिडी के करेक्टर अपने आप में ढूंढने हैं, हम होमो क्यों हैं, एंड देन लास्ट में आएगा कि हम सैपियंस क्यों हैं। तो हर एक पॉइंट पे क्लासिफिकेशन में जो आपने 7 कैटेगरीज पढ़ी हैं या किसी क्लासिफिकेशन में ज्यादा भी हैं, तो हर एक कैटेगरी का एक रीजन है। दैट रीजन इज बेसिकली टैक्सोनॉमिक कीज, हम कीज के बेस पे इन चीजों को डिफाइन करते हैं। तो एग्जैक्ट या एक्यूरेट विधि ने लिखा है, प्रिसाइज मींस गुड। तो ये चीज आपको कीज से याद रखनी है ना, कीज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कीज को अच्छे से याद करिएगा। ये हो गया हमारा 5th टैक्सोनॉमिकल एड्स। नेक्स्ट अगर हम जाएंगे तो आएगा अदर्स करके, बुक में एक लाइन दी हुई है, लाइक फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ, कैटालॉग, ये सब भी टैक्सोनॉमिकल एड्स में काउंट होते हैं। अब एनसीईआरटी में तो यही है कि भाई ठीक है ये टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि इनके बारे में भी तो पता चले हमें क्या है क्या नहीं है। फ्लोरा लिखा हुआ है तो व्हाट इज फ्लोरा, फ्लोरा एक्चुअली होता क्या है, तो फ्लोरा क्या है, दिस इज द एक्चुअल अकाउंट, है ना। फ्लोरा का मतलब प्लांट होता है, आप जानते ही, फ्लोरा इज प्लांट, है ना, फ्लोरा का मतलब प्लांट हो गया। तो प्लांट का ही आपको केवल हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करना है ना। ये प्लांट एक एरिया के अंदर है तो आपको वो हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी करनी है ना। पूरा इंडेक्स बन जाएगा, पूरा एक आपका A to Z इंफॉर्मेशन आ जाएगी जो किसी भी एरिया के अंदर होते हैं, है ना। कि केवल प्लांट का होगा, ये फिक्स है कि फ्लोरा क्या है, ये केवल प्लांट के लिए एप्लीकेबल है ना। कि आपने एक एरिया डिसाइड किया, एक स्पेसिफिक एरिया लिया, जैसे मान लीजिए फ्लोरा अगर हमें बनाना है तो ये हुआ फ्लोरा, है ना। तो फ्लोरा का बेसिकली क्या है कि मान लीजिए ये एरिया हो गया, इस एरिया के अंदर जितने भी आप प्लांट्स बना रहे हैं, आपने एक एरिया डिसाइड किया और इसमें जितने भी प्लांट्स हैं जैसे भी हैं वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको फ्लावरिंग प्लांट लेने हैं, नॉन फ्लावरिंग लेने हैं, एंजियोस्पर्म्स लेना है या किसी और ग्रुप को देखना है। इंपॉर्टेंट ये कि फ्लोरा हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों को शो करता है, तो वो चीजें फ्लोरा में इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें याद रखिएगा आपको। तो फ्लोरा बेसिकली क्या है, एक्चुअल अकाउंट को शो करता है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है ना फ्लोरा में। अब जैसे एक एग्जांपल दे रखा है कि फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया का मतलब है इंडिपेंडेंस से पहले वाला इंडिया। तो इंडिपेंडेंस से पहले वाले इंडिया के अंदर जो फ्लावरिंग प्लांट्स थे उनको बेंथम एंड हुकर जो बुक है, बेसिकली वो जेडी हुकर ने बुक लिखी हुई है, तो फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया रिटन बाय जेडी हुकर, तो जेडी हुकर का नाम उसमें आएगा और उस पॉइंट ऑफ व्यू से फ्लोरा आ गया। ऐसे फिर सेकंड इंपॉर्टेंट क्या है, मैनुअल्स। मैनुअल्स में आप क्या करते हैं, कंप्लीट लिस्टिंग एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग इन एरिया, किसी एरिया के अंदर पूरी लिस्टिंग करनी है, डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। फ्लोरा और मैनुअल में डिफरेंस क्या है तो दोनों जगह प्लांट, लेकिन मैनुअल्स में प्लांट की आपको सिर्फ लिस्टिंग करनी है कि भाई कौन से हैं। आपने एक बुक ली है जिसमें आपने 1 to 1000 प्लांट्स के नाम दे दिए, आइडेंटिफाइंग फीचर, लोकल नेम मेंशन कर दिए, तो कंप्लीट लिस्टिंग एंड डिस्क्रिप्शन हो गया। जबकि फ्लोरा में क्या होगा, पूरा हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन भी कंसिडर होगा कि वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, रैंडमली है या नॉन रैंडमली है, किसी एक पर्टिकुलर एल्टीट्यूड पे है या किसी लोअर मार्क पे है। तो मैनुअल्स और फ्लोरा ये इंपॉर्टेंट होते हैं। फ्लोरा केवल प्लांट का बनेगा, ये नेम में इंक्लूडेड है, आप उसको भी समझ सकते हैं। देन बात आती है मोनोग्राफ की। मोनोग्राफ आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे, मोनो का मतलब क्या हुआ, वन, ग्राफ का मतलब होता है रिकॉर्ड, तो आप किसी एक के बारे में पूरा रिकॉर्ड रखेंगे। वो एक क्या है, एक टैक्सॉन होगा, है ना, कोई भी एक टैक्सॉन, वही बैक टू टैक्सॉन अगर आप जाएंगे तो ग्रुप ऑफ एनी रैंक। मान लीजिए आपने कहा कि मैं मोनोग्राफ बनाऊंगा प्लांट के लेवल का, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, पूरी जिंदगी लग जाएगी, आपकी बुक कंप्लीट नहीं होगी, बिकॉज प्लांट किंगडम तो पूरा बड़ा है। तो यूजुअली जो लोअर लेवल की कैटेगरी होती है उन्हीं को आप कंसिडर करते हैं मोनोग्राफ बनाने के लिए, लाइक वन फैमिली हो गई, वो इट्स ओके, वन जीनस हो गया, वन स्पीशीज हो गया, कि बस किसी भी एक टैक्सॉन के बारे में कंप्लीट लिस्टिंग करनी है,
जैसे मान लीजिए नीचे एक एग्जाम्पल दिया है, रस्ट डिजीज इन इंडिया। तो प्रोफेसर केसी मेहता है, उन्होंने एक बुक लिखी, रस्ट डिजीज इन इंडिया। व्हाट इज रस्ट? रस्ट इज अ डिजीज कॉज्ड बाय फंगस पक्सीनिया। आगे आप पढ़ेंगे कि रस्ट किससे होती है। रस्ट इज कॉज्ड बाय फंगस पक्सीनिया। तो पक्सीनिया फंगी से जो डिजीज होती है वो रस्ट कहलाती है। बैसिडियोमाइसिटीज क्लास में आप रस्ट को पढ़ते हैं। अब इंडिया में जितने भी तरीके के रस्ट हैं, पक्सीनिया तो जीनस हुआ, उसकी अलग अलग स्पीशीज होंगी, अलग अलग स्टेजेस पे रस्ट को स्टडी किया जाएगा। रस्ट कितना डैमेज इंडिया में कॉज करता है, रस्ट रेजिस्टेंट वैरायटीज कौन सी हैं, रस्ट को प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, उसका कंट्रोल कैसे करेंगे। ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड विद द फंगस पक्सीनिया दैट इज कॉजिंग रस्ट डिजीज इज गिवन इन हिज बुक। तो वो बुक क्या बन गया, वो पक्सीनिया का पूरा मोनोग्राफ बन गया। किसी एक के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, कंप्लीट अप टू द डेट। अगर बुक इस ईयर आई है तो इस ईयर तक जितना भी है वो गिवन होगा, है ना। अब मान लीजिए किसी को केवल रस्ट पे काम करना हो तो वो हार्बेरिया और बोटेनिकल गार्डन क्यों जाएगा? वो तो प्रोफेसर साहब की बुक को लेगा, उसको एज ए रेफरेंस यूज करके आगे से काम करना शुरू कर देगा, है ना? तो इसीलिए तो हम टैक्सोनॉमिकल एड्स में इसको यूज कर रहे हैं कि अगर हम ये देखें कि रस्ट कब से कब तक, तो ऐसे तो हजारों बुक होंगी, अगर उसका रिकॉर्ड निकाले जाएंगे तो हार्बेरिया और बोटेनिकल गार्डन के अंदर क्या है क्या नहीं है, बहुत कुछ है। सबसे अच्छा है कि आपने एक बुक ली, रस्ट डिजीज इन इंडिया, और रस्ट पे काम करना शुरू कर दिया, है ना, क्योंकि इंफॉर्मेशन अप टू डेट उस बुक के अंदर है। उससे आगे का आपको कुछ करना है, पीछे का तो जो भी है प्रोफेसर केसी मेहता ने कर रखा है। एंड द लास्ट वन इज द कैटालॉग। कैटालॉग आप सब जानते ही हैं, कैटालॉग इज स्पेसिफाइड फॉर अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट। कैटालॉग का मतलब ही होता है कि अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट आपको देना है किसी भी स्पीशीज को डिस्क्राइब करने के लिए, उसके फीचर्स को डिस्क्राइब करने के लिए। तो कैटालॉग में हम क्या करते हैं, बेसिकली अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट कर देते हैं। तो अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट के हिसाब से पूरा हो जाता है। फ्लोरा, जिसमें आपको किसी प्लांट, सारे प्लांट जो किसी एरिया के अंदर हैं वो, जैसे मान लीजिए फ्लोरा ऑफ एनसीआर होता है ना, हालांकि एक्चुअली ये बुक है फ्लोरा ऑफ एनसीआर, यहाँ गिवन नहीं है। प्रोफेसर महेश्वरी की एक बुक है फ्लोरा ऑफ एनसीआर। तो एनसीआर का मतलब है कि आपको नेशनल कैपिटल रीजन की बाउंड्री मैप में मिल जाएगी। उस एनसीआर के अंदर जितने फ्लावरिंग प्लांट हैं उनके बारे में उन्होंने इंफॉर्मेशन, हैबिटेट प्लस डिस्ट्रीब्यूशन बुक में दे दिया, बुक का नाम रख दिया फ्लोरा ऑफ एनसीआर। मैनुअल्स में आपको सिर्फ लिस्टिंग करनी है प्लांट की। मोनोग्राफ में किसी भी एक टैक्सॉन, मोस्टली प्रेफरेंस होता है लोअर लेवल का, किसी एक के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देनी है, जैसे रस्ट डिजीज के केस में है। और कैटालॉग में आप जानते हैं कि अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट आता है। अब जब अल्फाबेट्स के साथ, जैसे लाइब्रेरी में कैटालॉग्स होते हैं, लाइकवाइज आजकल ई कैटालॉग का ट्रेंड हो गया है, सब कुछ डिजिटलाइज हो गया। तो लाइब्रेरी में भी बस आपको पूरा एक सॉफ्टवेयर ऑलरेडी पूरी लाइब्रेरी का दे रखा है, बस आपको उसमें कुछ फ्यू वर्ड्स डालने और आपको सारा कुछ लिस्टिंग मिल जाएगा। पहले कैटालॉग होता था, अब ई कैटालॉग का ट्रेंड आ गया। सो इस पूरे चैप्टर में हमने बस ये डिस्कस किया है कि लिविंग बायोलॉजी बेसिकली लिविंग की स्टडी था। तो लिविंग को कैसे डिफाइन करते हैं, लिविंग डिफाइन होने के बाद अर्थ पे लाइफ किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, प्लांट, एनिमल, माइक्रोब, है ना। तो वो डाइवर्सिटी के सेंस में हमने कुछ चीजों को देखा। फिर जो डाइवर्सिटी नोन है वो बहुत कम है एक्चुअली, हम जिसका नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन कर चुके हैं दैट फिगर इज ओनली 22% एज पर डेटा। सो रिमेनिंग का हमें कैसे नॉमेनक्लेचर करना है, तो हमने बाइनोमियल या कुछ ट्राइनोमियल पढ़े। फिर उनको जब क्लासिफाई करते हैं तो क्लासिफिकेशन का रूल है कि किंगडम से स्पीशीज तक हमें करना है, तो वो कैसे किया जाएगा। टैक्सोनॉमी पढ़ने के लिए हम किस किस चीज़ों की हेल्प ले सकते हैं, तो वो भी हमारा इंपॉर्टेंट था। हार्बेरिया, बोटेनिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल गार्डन, टैक्सोनॉमिक की, फ्लोरा, मोनोग्राफ, कैटालॉग, है ना, मैनुअल्स, और भी हैं, पीरियोडिकल्स होते हैं, जर्नल्स होते हैं, साइंटिफिक मैगजीन्स होती हैं, देयर आर सो मेनी। एड्स का मतलब है जहां से हेल्प मिल जाए। टैक्सोनॉमी पढ़नी है, टैक्सोनॉमी पढ़ने के लिए जो आपको हेल्प कर दे वो टैक्सोनॉमिक एड्स में आ जाएगा। हमने तो वो डिस्कस किया जो बेसिकली हमारे क्यूरिकुलम का पार्ट है। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर फर्स्ट, लिविंग वर्ड, है ना। चैप्टर इंपॉर्टेंट है स्पेशली इन टर्म्स ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी की चीजें इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज लिविंग वाले में जहां जहां पे टर्म्स कंडीशन थी वो जरूर याद रखिएगा कि ग्रोथ डिफाइनिंग क्यों नहीं है, रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग क्यों नहीं है, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस में क्या क्या चीजें हैं,
और अगर उन लूप होल्स को, उन एक्सेप्शंस को हटा दिया जाए तो ग्रोथ भी डिफाइनिंग हो जाएगा, रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग बन जाएगा, मेटाबॉलिज्म सेल के साथ डिफाइनिंग हो जाएगा, कॉन्शियसनेस तो सबसे ज्यादा एक्यूरेट प्रॉपर्टी है जिसके बेस पे हमने लिविंग को डिफाइन किया था। क्लियर? ये हुआ हमारा चैप्टर 1, दैट इज द लिविंग वर्ल्ड। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की। एक्चुअली क्योंकि पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन के जैसा ही लगता है, हालांकि इसमें टैक्सोनॉमी वाला एंगल इंपॉर्टेंट था। सेकंड चैप्टर हमारा क्या है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जब हमने सिस्टमैटिक्स को पढ़ा था, सिस्टमैटिक वर्सेस टैक्सोनॉमी, तो वहां पे ये बात आई थी कि क्लासिफिकेशन के बारे में क्या, सिस्टमैटिक तो एक प्रैक्टिकल एंगल है, आपको कंपैरेटिव स्टडी करनी है, वो आप करके ही देखोगे तो समझ में आएगा। टैक्सोनॉमी के बारे में हमने टैक्सोनॉमिक कैटेगरी और टैक्सोनॉमिकल एड्स भी पढ़ लिए, नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं वो भी पढ़ लिया, कैरेक्टराइजेशन और आइडेंटिफिकेशन प्लांट के सैंपल का ही हो सकता है। आप सबको याद तो नहीं कर सकते, आप मस्टर्ड की ब्रांच को जैसे देखोगे वैसे ही तो कैरेक्टराइज करोगे ना, तो वो भी एक तरीके से प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। उस सेक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था दैट वाज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन एक्चुअली चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में दे रखा है, इसलिए हम क्लासिफिकेशन को यहाँ स्टडी करेंगे। सो और सेकंड चैप्टर इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्लियर? फरीन ने कहा है सर पीडीएफ नोट्स कब मिलेंगे? बेटा वेरी सून, हमारी टीम वर्क कर रही है, आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे और उससे भी आप उन चीजों को दोबारा से देख पाएंगे। आई थिंक सो कि आपको ये वीडियो रिकॉर्डिंग भी आपके ई काइट ऐप पे मिल जाएगी, आप उससे भी उन चीजों को दोबारा से देख सकते हैं कि सर ने किस तरीके से चीजों को समझाया था। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे। द नेक्स्ट चैप्टर इज यस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि अब हम बायोलॉजी को क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफाई करने का मतलब ये हुआ कि जो रूल बन चुके हैं, लाइक टैक्सोनॉमी में रूल था कि किंगडम पहली कैटेगरी होगी, स्पीशीज लास्ट, अगर हम 7 कैटेगरीज की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला अटेम्प्ट ये आता है कि क्लासिफिकेशन करने में हमें किंगडम्स डिजाइन करने, कितने किंगडम रखें, क्योंकि किंगडम रखेंगे ये तो रूल हो गया, वो तो टैक्सोनॉमी ने दे दिया कि भाई किंगडम से ही क्लासिफिकेशन स्टार्ट होगा। अब बात ये आती है कि कितने किंगडम इस पूरे लिविंग वर्ल्ड में बनाए जाएं। तो जैसे जैसे साइंस ने इंप्रूवमेंट किया, बायोलॉजी में इंप्रूवमेंट हुआ, टेक्नोलॉजिकल अपडेट्स आई, सेल को स्टडी करने के लिए माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन आ गए, माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई, माइक्रोस्कोप में भी रेजोल्यूशन पावर बढ़ा के हमने बहुत सारी चीजों को देखा, तो उसी के अकॉर्डिंगली अपडेट्स भी आई इन टर्म्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर हम लीनियस के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर करते हैं तो लीनियस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो 2 ही किंगडम एग्जिस्ट करते थे, प्लांट और एनिमल। बिकॉज अगर हम उस टाइम की बात करें तो उस टाइम पे तो कोई माइक्रोस्कोपी भी नहीं थी, तो कोई बैक्टीरिया या माइक्रोब को तो जानते ही नहीं था। जो भी दिखाई दे रहा है वो प्लांट और जो दिखाई दे रहा है वो एनिमल्स, है ना, ये था। ओके, पीडीएफ मिली है बट क्लास की नहीं मिली, ब्यूटी ने लिखा है, फरहीन ने लिखा है नोट्स। बेटा मिल जाएगा, सब कुछ आपके पास तक पहुंच जाएगा। बेस्ट पॉसिबल वे में हम कोशिश कर रहे हैं और हर बार बेटर देन बेस्ट होने की भी कोशिश करेंगे, है ना। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सबसे मेन चीज क्या थी हमारा? किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। इससे सबसे पहला टॉपिक क्या है? किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, है ना। वी मूव टू दिस वन, किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहला क्या है? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। वेरी इजी, लीनियस ने दिया, लीनियस ने 2 किंगडम जो बनाए वो प्लांटी और एनिमेलिया, है ना। इट्स वेरी सिंपल, प्लांट और एनिमेलिया 2 अलग अलग किंगडम है, एक से प्लांट बिलोंग करते हैं और एक से एनिमल। अब अगर आप ये देखें कि लीनियस का क्लासिफिकेशन किस चीज पे बेस्ड था, लीनियस ने अगर मान लीजिए प्लांट और एनिमल को लिखा है तो प्लांट और एनिमल को किस सेंस में लिखा? एक तो इसमें सेल वॉल क्राइटेरिया है, दूसरा इसमें न्यूट्रिशन क्राइटेरिया है और लोकोमोशन क्राइटेरिया है। जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया थे वो यही है, सेल वॉल, न्यूट्रिशन, लोकोमोशन। प्लांट में सेल वॉल होती है, एनिमल में नहीं होती। प्लांट ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं, एनिमल्स हेट्रोट्रॉफिक को शो करते हैं। प्लांट्स मूव नहीं करते, नॉन लोकोमोटरी है, एनिमल्स मूव करते हैं, दे हैव लोकोमोशन। तो इन क्राइटेरिया के बेस पे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन डिजाइन किया गया। सुरेखा ने लिखा है गो टू द कोर्स ऑप्शन एंड सिलेक्ट द सब्जेक्ट यू वांट। ओके, सो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या हुआ? प्लांट और एनिमल, और किस चीज पे बेस्ड है?
presence or absence of cell wall, type of nutrition and presence or absence of locomotion। ये उस टाइम के हिसाब से ये वो क्राइटेरिया थे जो इजीली थे। अब आप कहेंगे सर सेल वॉल कैसे देखा गया होगा, तो सेल वॉल को देखने के लिए माइक्रोस्कोप तो उस टाइम पे नहीं था, बट इसको बाद में इंक्लूड किया गया। आपको यूजुअली लोकोमोशन और न्यूट्रिशन दिखाई देगा। प्लांट सिडेंटरी होते हैं, फिक्स, मूव नहीं कर सकते। एनिमल मूव करते हैं। मूव करने का रीजन क्या है? प्लांट्स क्यों मूव नहीं करते? बिकॉज हर ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले सर्वाइव करने के लिए फूड चाहिए, क्योंकि प्लांट अपने फूड की प्रिपरेशन कर लेते हैं बाय फोटोसिंथेसिस, दे आर ऑटोट्रॉफिक, इसलिए उन्हें मूव करने की जरूरत नहीं है, तो वो सिडेंटरी मोड हो गया, नॉन लोकोमोटरी हो गए। एनिमल्स क्योंकि हेट्रोट्रॉफिक है, दे डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर न्यूट्रिशन, फॉर देयर फूड, एंड दैट्स व्हाई दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। उन्हें लोकोमोट करना होगा, इसलिए एनिमल्स में लोकोमोशन प्रोबेबली नेचर ने दिया। तो प्लांट और एनिमल इस बेस पे, अगर मान लीजिए हम यही क्लासिफिकेशन फॉलो करें कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन अच्छा है, हम आगे नहीं जाते, तो इसमें बहुत सारी ड्रॉबैक भी है, क्योंकि ऑलरेडी हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन अभी पढ़ेंगे, तो आप उसके हिसाब से खुद भी इमेजिन कर सकते हो। आपने 9th में यूग्लिना के बारे में पढ़ा होगा। अगर हम एक्सेप्शंस की बात करें तो इसमें एक्सेप्शन क्या है? एक यूग्लिना। यूग्लिना आप जानते ही हैं कि प्लांट और एनिमल का कनेक्टिंग लिंक है ना? इसमें प्लांट के भी कैरेक्टर है, एनिमल के भी कैरेक्टर है। यूग्लिना ऑटोट्रॉफिक है बट मूव कर लेता है। आगे आप इसको प्रोटिस्टा में पढ़ोगे। तो यूग्लिना एक्सेप्शन हो गया। फंगी, फंगी का स्ट्रक्चर प्लांट के जैसा है, न्यूट्रिशन एनिमल के जैसा है ना? तो क्या वो प्लांट में होना चाहिए या एनिमल में होना चाहिए? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में अगर आप देखेंगे तो प्लांट के जैसी सेल वॉल है, तो वैसे तो प्लांट में होना चाहिए, बट पैरासिटिक भी हैं, प्रेडेटर भी होते हैं, सेप्रोट्रॉफिक भी होते हैं, मूव भी करते हैं, एनिमल्स में भी जा सकते हैं। तो वी हैव मेनी ऑप्शंस जो बेसिकली एक्सेप्शंस में काउंट हो जाएंगे, जिनको हम प्लांट और एनिमल में तो नहीं रख सकते। उस टाइम पे रखे भी नहीं गए थे। ये तो हम आज की नॉलेज के हिसाब से बोल रहे हैं कि बैक्टीरिया कहाँ रखेंगे, फंगी कहाँ रखेंगे। उस टाइम के हिसाब से फंगी तो प्लांट में थी, बट बैक्टीरिया के बारे में तो कुछ पता नहीं था। जब माइक्रोस्कोपी की डिस्कवरी हो गई, जब हमने माइक्रोब्स को स्टडी करना शुरू किया, तो हमें यह समझ में आया कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनको हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। वो यूनिसेलुलर है। बॉडी कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 सेल। अगर बॉडी में केवल 1 सेल होगी तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए फिर एक नया किंगडम डिजाइन किया बाय हकेल, अर्नस्ट हकेल हैं। इन्होंने क्या किया? एक न्यू किंगडम इंट्रोड्यूस किया, एंड दैट किंगडम वाज प्रोटिस्टा। तो जो थर्ड किंगडम एग्जिस्टेंस में आया वो क्या है? वो प्रोटिस्टा है। तो आपको प्रोटिस्टा पे फोकस करना है, ठीक है? सो प्रोटिस्टा क्या है? ये थर्ड किंगडम है। ये किस चीज के लिए प्रोटिस्टा आया है? प्रोटिस्टा फॉर यूनिसेलुलर। उस टाइम पे ये नहीं पता था कि ये प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट है, बस ये पता था कि ये सिंगल सेल का है। सिंगल सेल का चाहे प्लांट हो, सिंगल सेल का चाहे एनिमल हो, बट क्योंकि बॉडी में सिंगल सेल का है इसलिए प्रोटिस्टा दे दिया। और अगर बॉडी मल्टी सेल की होगी तो प्लांट और एनिमल में जाएगा। और प्लांट और एनिमल के डिफरेंसेस क्या हैं वो ऊपर लिखे हैं, सेल वॉल, न्यूट्रिशन एंड लोकोमोशन। तो सिंगल सेल का रिगार्डलेस प्लांट और एनिमल अंडर प्रोटिस्टा। इफ मल्टी सेल देन प्लांटी और एनिमेलिया। हालांकि लीनियस ने नहीं कहा कि ये मल्टी सेल होगा, ये तो चीजें बाद में निकल के आ रही हैं कि अगर ये ऐसा है तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले वाले मल्टी सेल के होंगे। तो हकेल ने तो केवल प्रोटिस्ट को डिजाइन किया है, किंगडम प्रोटिस्टा को, फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। उन्हें बस ये पता था कि ये सिंगल सेल का है, माइक्रोस्कोप से स्टडी कर रहे हैं हम इसको, तो इसका मतलब प्लांट और एनिमल मल्टी सेल के ही होंगे। तो प्लांटी और एनिमेलिया के साथ मल्टी सेलुलरिटी ऐड हो गया। लीनियस ने मल्टी सेलुलरिटी के बारे में कोई बात नहीं कही थी। अगर वो कहते तो फिर शायद प्रोटिस्टा वो खुद ही दे देते, क्योंकि फिर अगर मल्टी सेल होता तो सिंगल सेल भी पता होता। माइक्रोस्कोपिक में एवोल्यूशन हुआ, माइक्रोस्कोपी को और इलॉबरेट करके देखा गया। सेल से निकल के हम न्यूक्लियस पे पहुंच गए। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है तो आपको रेजोल्यूशन बढ़ाना पड़ेगा माइक्रोस्कोप का। तो माइक्रोस्कोप जब अच्छी क्वालिटी की आ गई तो हम न्यूक्लियस की स्टडी करने लगे। देन हमें ये समझ में आया कि सिंगल सेल में ही कुछ ऐसे हैं जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है और कुछ ऐसे हैं जिनमें न्यूक्लियस जैसा स्ट्रक्चर नहीं है। तो जिनमें न्यूक्लियस नहीं है, जिनमें प्रिमिटिव टाइप का है, वो बन गए प्रोकैरियोट, और जिनमें न्यूक्लियस है वो बन गए यूकैरियोट। देन फॉर प्रोकैरियोट एक फोर्थ किंगडम इंट्रोड्यूस कर दिया गया, दैट इज मोनेरा बाय कोपलैंड। कोपलैंड ने क्या किया? एक और किंगडम बना दिया, दैट इज मोनेरा। मोनेरा किसके लिए हो गया? फॉर प्रोकैरियोट। ठीक,
प्रोटिस्टा किसके लिए हो गया, यूनिसेल्युलर तो था, अगर ये प्रोकैरियोट है तो अब ये क्या बन गए, यूकैरियोट। और ऐसे ही अगर आप एनिमल्स पे जाओगे तो एनिमल्स क्या हो गए और प्लांट क्या हो गए, ये दोनों ही मल्टी सेल्युलर हैं, दोनों ही कैसे हो गए, यूकैरियोटिक। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों के डिफरेंस सेल वॉल, न्यूट्रिशन और लोकोमोशन हो गए। तो सिंगल सेल का प्रोकैरियोट मोनेरा, सिंगल सेल का यूकैरियोट प्रोटिस्टा। जब मल्टी सेल हो गए तो वहां से प्लांट अलग, एनिमल अलग। प्लांट में सेल वॉल होती है, लोकोमोशन नहीं होता यूजुअली, और न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक। एनिमल में सेल वॉल नहीं होती, न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक और लोकोमोशन होता है। इन डिफरेंसेस से हमारे पास 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन आ गए, प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा एंड मोनेरा। ठीक है, ये भी याद रखना है कि 3rd किंगडम प्रोटिस्टा था, 4th किंगडम मोनेरा था। जो ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि विच वाज द 5th किंगडम, जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एग्जिस्टेंस में आया, दैट इज प्रपोज्ड बाय आर.एच. वेटेकर, तो ये बात आई कि वो 5वां किंगडम कौन सा है जो आर.एच. वेटेकर ने इंट्रोड्यूस किया। आर.एच. वेटेकर का क्लासिफिकेशन एक्चुअली इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस पे बेस्ड था। इट कम्स अंडर फाइलोजेनेटिक सिस्टम। जैसे आप आगे फाइलोजेनेटिक पढ़ेंगे, फाइलोजेनी का मतलब होता है इवोल्यूशनरी, ये लिखा हुआ है ना। फाइलोजेनेटिक का मतलब क्या है, इवोल्यूशनरी स्टडी। तो जब आप इवोल्यूशनरी स्टडीज को देखेंगे तो फिर पता चला कि फंगी को प्लांट से अलग करना चाहिए। फंगी में स्ट्रक्चर तो प्लांट के जैसा है, लेकिन न्यूट्रिशन कैसा है, एनिमल के जैसा है। तो फंगी को ना तो प्लांट में रख सकते हैं ना एनिमल में रख सकते हैं, और फंगी का जो फाइलोजेनेटिक ओरिजिन है वो भी डिफर कर रहा है। तो प्लांट से फंगी को निकाल के एक नया किंगडम का स्टेटस दे दिया गया और बन गए टोटल 5 किंगडम। हेलो हेलो, एक मिनट भी बच्चों। सर कंटिन्यू करिए। ओके, वेलकम बैक। ओके, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। कुछ टेक्निकल इशू था तो वो रिजॉल्व किया गया है। सो हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन डिस्कस कर रहे थे, और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो क्राइटेरिया है वो इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ से कंफ्यूजन होता है क्योंकि ऑप्शंस यूजुअली 4 होते हैं, और 4 में से हमें एक अगर डिनाई करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द क्राइटेरिया फॉलोड बाय आर.एच. वेटेकर ड्यूरिंग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है वो इंपॉर्टेंट है। एक है सेल स्ट्रक्चर। तो आपको पता है सेल 2 टाइप की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोट के लिए एक ही किंगडम है, मोनेरा। इसका मतलब बाकी चारों क्या हो गए, यूकैरियोट्स हो गए। फिर आता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी कंसिस्ट ऑफ 1 सेल, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। बॉडी कंसिस्ट ऑफ सो मेनी सेल्स, तो मल्टी सेल्युलरिटी का ऑप्शन आ जाएगा। तो यूनिसेल्युलरिटी के लिए अगर हम प्रोकैरियोट में तो कोई इश्यू ही नहीं है, यूकैरियोट में जो 4 किंगडम है उसमें से यूनिसेल्युलरिटी को अलग किया गया, दैट इज प्रोटिस्टा। और बाकी के तीनों क्या हो गए, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया, वो तीनों हो गए मल्टी सेल्युलर। अब बात आती है न्यूट्रिशन की। तो न्यूट्रिशन में जो प्लांट हैं वो ऑटोट्रॉफिक हैं और फंगी और एनिमल्स हेट्रोट्रॉफिक हैं। तो फिर हमने प्लांट को अलग कर लिया, प्लांट को न्यूट्रिशनली हम ले गए ऑटोट्रॉफिक में, और फंगी और एनिमल्स हो गए हमारे हेट्रोट्रॉफिक। और अब बात आती है कि फंगी और एनिमल्स को अलग कैसे करेंगे, तो उसमें रिप्रोडक्शन आ सकता है क्राइटेरिया, लोकोमोशन भी ले सकते हैं कि फंगी तो मूव नहीं करती है, एनिमल्स मूव करती हैं। फंगी में स्पोर फॉर्मेशन होता है, एनिमल्स में यूजुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो चीज आएगी। और इसके साथ साथ इनका फाइलोजेनेटिक या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी आएगा कि इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपस में कैसे एक दूसरे से लिंक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। सो दीज आर द क्राइटेरिया जिनके बेस पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया है। क्लियर?
आपको मैंने जो स्टार्टिंग में भी इमेज दिखाई थी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जहां पे चैप्टर का हेडिंग था, वहां पे एक फिगर दिया हुआ है, वो बेसिकली एक फाइलोजेनेटिक ट्री को ही रिप्रेजेंट करता है कि इवोल्यूशंस के हिसाब से अगर हम देखें तो क्या हुआ और किस तरीके से हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको फिर से दिखाता हूं, ये देखिए, हम बैक में अगर जाएं तो दिस वन, ये क्या है, ये एक इवोल्यूशनरी ट्री है। अगर आप इसको देखोगे तो इस पॉइंट पे क्या आना चाहिए, जो सबसे नीचे है, आप बताइए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्या है, क्या आना चाहिए? आर्किया, यू बैक्टीरिया और प्रोटिस्टा, ये तीनों एक ही चीजों से इवॉल्व हुए, तो इस जगह पे जहां क्वेश्चन मार्क बना है फिगर में, वहां पे क्या होना चाहिए? कोई स्टूडेंट है जो आंसर दे सकता है? तान्या, विधि, साक्षी, शान्या, दीपांशु, निधि, सुरेखा, रैनी, हरीश ने बोला है प्रोजीनोट, पूजा ने भी बोला है प्रोजीनोट। यस बेटा, बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पे क्या आएगा? एक हाइपोथेटिकल एंसेस्टर, है ना। इसका मतलब है कि आप पढ़ रहे हैं, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपको मेरे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो इसका मतलब मुझे जो आंसर चाहिए वो आपको पता है, और इस क्वेश्चन मार्क में क्या आना चाहिए? प्रोजीनोट, है ना। निधि ने लिखा है एल्गी, एल्गी नहीं आएगा बेटा। आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और यूनिसेलुलरिटी के हिसाब से प्रोटिस्टा। आपने क्या लिखा था? यहां पे आना चाहिए था डोमेन आर्किया, ये हुआ डोमेन बैक्टीरिया, और ये हुआ डोमेन यूकैरिया। और यूकैरिया में ये 4 अलग अलग किंगडम थे, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया एंड फंगी। तो जहां क्वेश्चन मार्क है बेसिकली यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहां आना चाहिए प्रोजीनोट। हालांकि प्रोजीनोट वर्ड बाद में आया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के टाइम पे तो था नहीं, तो ये फैमिली ट्री में से इसकी रूट क्या है वो बाद में देखी गई। बट बेसिकली आर्किया की लाइन अलग है, बैक्टीरिया की लाइन अलग है। आर्की बैक्टीरिया यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक हो गए और यू बैक्टीरिया यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक हो गए। इन दोनों को अगर आप मिला दोगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बनेगा किंगडम मोनेरा। तो सबसे पहले क्या आएगा? किंगडम मोनेरा। मोनेरा क्या है? प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक में हमने ये दोनों अलग अलग क्यों किए, बाइफर्केट क्यों किए, उसका रीजन कार्ल वूस वाला आएगा कि 16s राइबोसोमल आरएनए जीन सीक्वेंसिंग जब करेंगे देन हमें ये क्लैरिफाई होगा कि यू बैक्टीरिया का जीन सीक्वेंस आर्की बैक्टीरिया के जीन सीक्वेंस से मैच नहीं करता। ये दोनों अलग अलग एंसेस्ट्रल लाइंस हैं, इनको फाइलोजेनी के हिसाब से अलग अलग बनना चाहिए। एंड दैट्स वाई इस फाइलोजेनेटिक ट्री में यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया अलग अलग कंसिडर किया गया। बट अगर हम 5 किंगडम पढ़ेंगे तो यहाँ क्या आएगा? मोनेरा। एंड देन फिर मोनेरा से क्या बन गया? मोनेरा से बन गया प्रोटिस्टा। ये सिंगल सेल का प्रोकैरियोट, ये सिंगल सेल का यूकैरियोट। एंड देन फिर इस प्रोटिस्टा से क्या होगा? मल्टी सेलुलरिटी आएगी। तो मल्टी सेलुलरिटी में प्लांटी, एनिमेलिया और फंगी हो गए। प्लांटी को न्यूट्रिशन के बेस पे अलग करोगे तो ये क्या है? ये ऑटोट्रॉफिक है। और एनिमल्स और फंगी आपस में कैसे हैं? ये हेट्रोट्रॉफिक है। और फिर अगर आपने एनिमल और फंगी को अलग किया तो फंगी का स्पोर या रिप्रोडक्शन जो है वो स्पोर फॉर्मिंग है। फंगी आर कैरेक्टराइज्ड बाय स्पोर प्रोडक्शन। फंगी स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, जबकि एनिमल्स में यूजुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही मल्टीप्लिकेशन होता है। तो रिप्रोडक्शन भी क्राइटेरिया आ जाएगा। और ये पूरा इवोल्यूशनरी ट्री तो आपके सामने है ही। तो आर.एच. व्हिटेकर ने जो 5 क्राइटेरिया कंसिडर किए हैं, दैट इज अ सेल टाइप, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एज वेल एज फाइलोजेनेटिक इंटर रिलेशनशिप्स अमंग दीज 5 किंगडम। तो ये एक फैमिली ट्री बन के आ जाएगा, ये आपको समझना है। अब इसमें अगर हम कार्ल वूस वाला एंगल लाते हैं जो मैंने आपसे पहले ही पूछा, तो यहां क्या आएगा? यहां प्रोजीनोट आएगा। क्लियर? यहां आंसर क्या आएगा? प्रोजीनोट, क्योंकि प्रोजीनोट पहले आएगा, फिर उससे ये 3 एंसेस्ट्रल लाइन, और ये लाइन हो गई आर्किया, ये हो गया बैक्टीरिया, और ये बन गया यूकैरिया। और यूकैरिया के अंदर ये चारों किंगडम आ गए, बिकॉज ये चारों कैसे हैं? यूकैरियोटिक हैं। एक क्वेश्चन और बताओ, जब आप ये बता सकते हो, प्रोजीनोट से पहले क्या लिखना चाहिए मुझे? एनीवन? कोई गैस कर सकता है? ये प्रोजीनोट किससे बना होगा? ये प्रोजीनोट कहां से आएगा? ये तो हाइपोथेटिकल एंसेस्टर है। ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के हिसाब से कार्ल वूस ने सजेस्ट किया। सबने प्रोजीनोट लिखा है, वो तो ठीक है, निधि को छोड़ के बाकी सबने प्रोजीनोट लिखा है। दैट आंसर इज करेक्ट। रैनी देवी ने लिखा है प्रोटिस्टा कनेक्टिंग लिंक बिटवीन किंगडम मोनेरा एंड अदर किंगडम। ये स्टेटमेंट एक्चुअली गलत है ना। कई बार क्या होता है कि हम जो स्टेटमेंट यूज करते हैं वो एक्चुअली
गलत हो जाते हैं। उसके रीजन क्या है कि हम केवल उतना सोच रहे हैं कि प्रोटिस्टा बीच में आ रहा है तो चलो इसको कनेक्टिंग लिंक बोल देते हैं, लेकिन कनेक्टिंग लिंक की डेफिनेशन ये होती है कि उसमें दोनों के करेक्टर होने चाहिए। प्रोटिस्टा में करेक्टर कोई मोनेरा का तो है ही नहीं ना, सिंगल सेल होना इज नॉट द करेक्टर, न्यूक्लियस तो दोनों ही अलग अलग हैं। और अगर हम मल्टी सेलुलरिटी से लेंगे तो वो चीजें भी हैं। तो प्रोटिस्टा के लिए ये लाइन एप्लीकेबल नहीं है, बट ठीक है, ये बोल सकते हैं जनरल सेंस में कि सर प्रोटिस्टा इन तीनों के और लास्ट में नीचे मोनेरा है उसके बीच में आ रहा है ना। मेरा क्वेश्चन ये है कि प्रोजीनोट किससे बना होगा? अगर इसको केमिकल इवोल्यूशन के हिसाब से कंसिडर करें तो ये प्रोजीनोट कहां से आएगा? आप में से कोई बता सकता है? अनिष्का ने बोला है बायोमॉलिक्यूल्स। यस, लेकिन बायोमॉलिक्यूल तो ठीक है, बायोमॉलिक्यूल्स जो भी आपने पढ़े हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, फैट, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, अल्कलॉइड, दीज ऑल बायोमॉलिक्यूल्स तो बायोकेमिस्ट्री है। और प्रोजीनोट के बीच में कुछ है जो केमिकल एवोल्यूशन शो करता है। आपने केमिकल एवोल्यूशन की थ्योरी में वो वर्ड पढ़े होंगे, है ना। हालांकि अभी हमारा कंसर्न नहीं है, बट क्योंकि इवोल्यूशन थोड़ा बहुत हमें जरूरत पड़ रहा है आर.एच. वटेकर या आगे चीजों को समझने के लिए, तो वहां पे कुछ ना कुछ आपको देखना पड़ेगा कि वो चीज क्या है। दैट इज माइसिलीज। आपने कभी माइसिलीज पढ़ा है? माइसिलीज, कोएसरवेट सुना है ना? ये टर्म्स कभी सुने? या माइसिलीज, है ना। कोएसरवेट सेल्यूलर एग्रीगेट्स थे। जब आपने ओपेरन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा और उसमें मिलर का एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, तो उसमें यह था कि बायोमॉलिक्यूल्स तो बन गए, अमाइनो एसिड्स बन गए, और मान लीजिए ऐसा करके दिखाया मिलर ने अपने एक्सपेरिमेंट में, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ाया जाता है। तो उन बायोमॉलिक्यूल्स और एक लिविंग, एक लाइफ के बीच में एक एग्रीगेट्स आए, प्रैक्टिकली उनको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया गया। उन एग्रीगेट्स में ये कोएसरवेट्स वर्ड आता है। अब ये एग्रीगेट क्या है? बेसिकली ये बायोमॉलिक्यूल का कंपोजिशन है। अगर हम रिवर्स में देखें कि किसी भी सेल को तोड़ के क्या मिलेगा हमें? सेल ऑर्गेनेल। अगर आप एक सेल को तोड़ दें तो क्या मिलेगा? सेल ऑर्गेनेल। आपने एक सेल ऑर्गेनेल को भी तोड़ दिया, मान लीजिए आपने माइटोकॉन्ड्रिया को तोड़ दिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया को तोड़ने के बाद क्या मिलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बोहाइड्रेट है, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन है, माइटोकॉन्ड्रिया में लिपिड्स है, माइटोकॉन्ड्रिया में न्यूक्लिक एसिड भी होता है, राइबोसोम्स माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमें बायोमॉलिक्यूल मिल गए। तो किसी सेल को तोड़ने से बायोमॉलिक्यूल तो मिल जाते हैं, तो क्या बायोमॉलिक्यूल को जोड़ने से सेल बन जाएगी? नहीं बनती। अगर आप ये सोचें कि मैं एक सेल को तोड़ के बायोकेमिस्ट्री पे आ गया, तो क्या बायोकेमिस्ट्री को जोड़ के मैं बायोलॉजी पे पहुंच जाऊंगा? उसके बीच में एक्चुअली एक क्वेश्चन मार्क है जो अभी तक हम सॉल्व नहीं कर पाए, क्योंकि वो हाइपोथेटिकल है। प्रोजीनोड का क्या स्ट्रक्चर रहा होगा, कोएसरवेट्स कैसे दिखाई देते होंगे, इन सब के बारे में हमें नहीं पता। दैट इज द मिसिंग लिंक। हमें बस ये पता है कि बायोमॉलिक्यूल्स कैसे बने, और हमें ये पता है कि लाइफ आर्की बैक्टीरिया से शुरू हुई। तो व्हाट अबाउट बिटवीन बायोमॉलिक्यूल्स एंड आर्की बैक्टीरिया? दैट इज ए बिग क्वेश्चन मार्क, जिसको एक्सपेरिमेंट में प्रूव करके देखा गया है। सबके अलग अलग एक्सपेरिमेंट है ना। तो अगर हम पूरी सीरीज लेके आते हैं तो बायोमॉलिक्यूल्स, फिर बीच में वो क्वेश्चन मार्क जिसमें एग्जाम्पल में कोएसरवेट्स या माइसिलीज जैसे स्ट्रक्चर्स हैं। आफ्टर दैट एज पर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी प्रोजीनोट आएगा, दैट इज अ कॉमन एंसेस्टर। फिर बनेंगे बैक्टीरिया यानी मोनेरा, उसमें आर्की और यू बैक्टीरिया अलग अलग एंसेस्ट्रल लाइन है। आफ्टर दैट बनेगा यूकैरियोटिक सेल, दैट इज प्रोटिस्ट, एंड फिर प्रोटिस्ट के आगे प्लांट, एनिमल एंड फंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। आपके बाद इसमें 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आएगा। ये सेम है जो हमने प्रीवियस क्लास में स्टडी किया था, कार्ल वूस ने दिया था, 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ करके हमने स्टडी किया था, और 6 किंगडम्स, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया। क्लियर? सो ये हमारा टॉपिक हुआ 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हमें 1 बाय 1 किंगडम पढ़ने। ये टेबल एक आपकी बुक में मिल जाएगा कि 5 किंगडम्स को जब आप कंपेयर करोगे, बिकॉज हमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ही फॉलो करना है ना। ऐसे भी क्वेश्चंस आपके माइंड में होने चाहिए कि जैसे अभी हमने कहा कि फंगी ऑक्युपाइज ए सेपरेट किंगडम। आर.एच. वटेकर ने फंगी को एक सेपरेट किंगडम का, एक इंडिविजुअल किंगडम का स्टेटस दिया। लेकिन अगर आप बायोडाइवर्सिटी देखोगे तो वहां पे जो पाई चार्ट बना हुआ है, जो सर्किल बना हुआ है, उसमें एंजियोस्पर्म, फंगी, ब्रायो, टेरिडो सब एक साथ हैं, है ना। तो कई बार ये चीजें भी आती हैं कि सर हम किसको किस में रखेंगे।
तो हमेशा ये याद रखना है कि बायोडाइवर्सिटी के क्वेश्चंस के हिसाब से बायोडाइवर्सिटी का आंसर, टैक्सोनॉमी के हिसाब से फंगी की जो पोजीशन है उसके हिसाब से टैक्सोनॉमी का आंसर, है ना, यही तरीका है। क्योंकि यहाँ ये नहीं दे रखा कि किसने क्या देखा। बायोडाइवर्सिटी जो काउंट करते हैं उनके लिए टैक्सोनॉमी से मतलब नहीं है, जो टैक्सोनॉमी में किंगडम या आगे की चीजें डिजाइन करते हैं उनको डाइवर्सिटी से कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए फंगी एज ए सेपरेट किंगडम है, बट जब आप बायोडाइवर्सिटी पढ़ते हैं तो फंगी आर इंक्लूडेड इन प्लांट, हम प्लांट के हिसाब से बायोडाइवर्सिटी को पढ़ते हैं, है ना। तो ये चीजें हैं। अभी क्योंकि हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन में किंगडम्स कितने हैं, तो क्योंकि हमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ना है, तो सिर्फ एक ओवरव्यू दे रखा है, एक कंपैरेटिव अकाउंट दे रखा है कि अगर हम इसको अलग अलग करेंगे तो क्या आएगा। मोनेरा प्रोकैरियोटिक है, बाकी चारों यूकैरियोटिक हैं। तो ये हो गया सेल का टाइप, प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक। फिर आ गया सेल वॉल, पहले सेल वॉल दे रखा है, तो आपको मोनेरा में पता है कि मोनेरा में सेल्यूलोज की सेल वॉल नहीं होती, वहां पे एक पॉलीसैकेराइड है, अमाइनो एसिड्स है, अभी हम पेप्टाइडोग्लाइकेन पढ़ेंगे, उनकी सेल वॉल आएगी। और प्रोटिस्टा में अगर सेल वॉल है तो सेल्यूलोज नहीं है तो कोई बात नहीं। फंगी में सेल वॉल है तो यूजुअली काइटिन की होगी, प्लांट में सेल वॉल सेल्यूलोज, और अगर सेकेंडरी सेल वॉल है तो हेमी सेल्यूलोज, लिग्निन, ये सब चीजें भी आएंगी। एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ट्रू न्यूक्लियस कहां होता है, यूकैरियोट में। प्रिमिटिव न्यूक्लियस कहां होता है, प्रोकैरियोट में। तो मोनेरा के अंदर अगर आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखोगे तो एब्सेंट है। अगर न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस कहलाता है। तो दैट इज प्रोकैरियोन। प्रो मींस प्रिमिटिव, कैरियन फॉर न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस प्रिमिटिव टाइप का है, दैट मींस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। एंड प्रोटिस्ट, फंगी, प्लांट, एनिमल को देखोगे तो चारों ही क्योंकि यूकैरियोट्स हैं तो वहां पे न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो क्योंकि प्रोकैरियोट सिंगल सेल के हैं तो सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो गया। प्रोटिस्टा भी सिंगल सेल का यूकैरियोट है तो यहां भी सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। प्लांट के अंदर डिपेंड करता है, मल्टी सेलुलर से लेके आप लूज टिश्यू तक जा सकते हैं, क्योंकि एल्गी पढ़ेंगे तो मल्टी सेल है। ब्रायोफाइट्स में भी पैरेन्काइमा ही केवल होता है। टेरिडोफाइट्स से जाइलम फ्लोएम बनना शुरू होते हैं तो टिश्यू की कॉम्प्लेक्सिटी आगे बढ़ती चली जाएगी। प्लांट किंगडम में टिश्यू और ऑर्गन सब चीजें आ जाएंगी। फंगी में क्या होता है, फंगी में मल्टी सेलुलरिटी है, टिश्यू के जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स बनेंगे, उनको हम पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, कॉलनकाइमा ऐसे तो नहीं बोलते, लेकिन देयर आर सम स्ट्रक्चर्स की मल्टी सेलुलरिटी में जो फिलामेंट्स होते हैं वो अगर एक साथ आ जाएं तो वहां पे कुछ स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं जिन्हें हम लूज टिश्यू बोलते हैं। तो फंगी में टिश्यू तो नहीं है, लूज टिश्यू आर प्रेजेंट। एक्चुअली जो टिश्यूज आप पढ़ते हैं वो प्लांट और एनिमल्स में पढ़ते हैं। एनिमल्स में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी होता है। हायर एनिमल्स पढ़ेंगे लाइक अर्थवर्म ऑनवर्ड तो आप उसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़ते हैं। एज फार एज मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कंसर्न, बैक्टीरिया के अंदर ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक दोनों है। ऑल पॉसिबल टाइप ऑफ न्यूट्रिशन कम्स अंडर किंगडम मोनेरा। ये एक एग्जाम का क्वेश्चन है कि मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी, न्यूट्रिशन के हिसाब से मैक्सिमम ऑप्शंस किस किंगडम में है, देन द राइट आंसर इज किंगडम मोनेरा। मोनेरा में फोटोसिंथेसिस एंड कीमोसिंथेसिस ये ऑटोट्रॉफिक में है, और हेट्रोट्रॉफिक में सेप्रोट्रॉफ भी हैं, सिम्बायोन्ट्स भी हैं, पैरासिटिक भी हैं, प्रेडेटर भी हैं, ये सारी चीजें आएंगी। प्रोटिस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे केवल कीमोसिंथेसिस नहीं है, मतलब नेक्स्ट टू मोनेरा अगर चूज करना हो कि न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी कहाँ पे है तो आंसर हमारे पास प्रोटिस्टा आ जाएगा। ये यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बस केवल कीमोसिंथेसिस की वजह से मोनेरा में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी हो गई। प्रोटिस्टा में आए तो ये कीमोसिंथेसिस नहीं है, बाकी फोटोसिंथेसिस है और हेट्रोट्रॉफिक भी है। जब आप फंगी में जाएंगे तो फंगी का न्यूट्रिशन तो हेट्रोट्रॉफिक होता है तो हेट्रोट्रॉफिक में ही आ गए। प्लांट का न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक होता है तो ऑटोट्रॉफिक में आ गए। एनिमल्स न्यूट्रिशनली सिमिलर होते हैं, फंगी तो फंगी और एनिमल्स का एक जैसा है। हालांकि एनिमल्स में ये होलोजोइक वर्ड आ जाता है। होलो मतलब कंप्लीट, जोआ मींस एनिमल। तो जब इनगल्फिंग करते हैं, जब आप निगल के कोई चीज खाते हैं तो उस न्यूट्रिशन को होलोजोइक बोलते हैं, एंड दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किंगडम एनिमेलिया। फंगी में होलोजोइक नहीं है, फंगी का इन जनरल हेट्रोट्रॉफिक है, फंगी का एब्जॉर्प्टिव मोड कहलाता है। फंगी चीजों को एब्जॉर्ब करती है ना। एनिमल्स क्या करते हैं, निगलते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, उसके बाद एब्जॉर्प्शन की बात आती है। तो देयर इज डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ फंगी एंड एनिमल्स आल्सो, है ना। ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाएगा। तो इस टेबल से भी हम चीजों को समझ सकते हैं कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें किस किस तरीके से वेरिएशंस आए, है ना। अब हमें एक एक करके किंगडम पढ़ने हैं
बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में जो किंगडम आपके सिलेबस में है, दैट किंगडम इज किंगडम मोनेरा, एंड आफ्टर दैट किंगडम प्रोटिस्टा, प्लांटी एनिमेलिया सेपरेट चैप्टर्स हैं। हम मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगी ये इस चैप्टर में पढ़ेंगे, अलॉन्ग विद वायरस। वायरस भी आपको इसी चैप्टर में पढ़ना है। सो हम बात करते हैं किंगडम मोनेरा की। क्लियर? मोनेरा मीन्स प्रोकैरियोट्स। अगर आप मोनेरा को देखोगे तो मोनेरा सिंपली क्या है? दीज आर प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के आगे आप सिंगल सेल लिखें या ना लिखें, डजंट मैटर, प्रोकैरियोट होना ही मोनेरा को कंप्लीट बनाता है, बिकॉज प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और किसी किंगडम में नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है। मोनेरा प्रोकैरियोटिक है तो बेसिकली सिंगल सेल के प्रोकैरियोट है, तो ऑर्गन भी यही, सेल भी यही है, ऑर्गेनिज्म भी यही हो गया। तो ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जो सिंगल सेल के हैं। अब बेसिकली यहाँ पे क्या है कि अगर आपको मोनेरा के कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हो तो बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल में आपको जो पढ़ाया जाता है, सेल चैप्टर के अंदर जब आप प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल पढ़ते हैं, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल के कैरेक्टर्स हैं वो किंगडम मोनेरा के कैरेक्टर्स बन जाएंगे। बैक्टीरिया प्लांटी किंगडम के अंदर कभी था, पूछा गया था कि बैक्टीरिया कम्स अंडर किंगडम प्लांटी बिकॉज ऑफ, बैक्टीरिया प्लांट किंगडम के अंदर आता है तो उसका रीजन क्या है? दैट रीजन इज प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। क्योंकि बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है, बैक्टीरिया मींस मोनेरा, है ना। मोनेरा किंगडम के अंदर सारे बैक्टीरिया आते हैं, ऑल बैक्टीरिया कम्स अंडर किंगडम मोनेरा। आप ऐसे मान लीजिए कि कोई भी यूकैरियोटिक बैक्टीरिया तो है ही नहीं, जितने भी बैक्टीरिया हैं दैट कम्स अंडर किंगडम मोनेरा। तो बैक्टीरिया कभी प्लांट में थे। अगर आप अर्लियर सिस्टम्स को देखेंगे तो बैक्टीरिया कहाँ थे? प्लांट में, क्योंकि बैक्टीरिया में सेल वॉल है, प्लांट में सेल वॉल है। उस टाइम पे सेल वॉल के कंपोजिशन की तो कोई बात थी ही नहीं, तो डिफरेंस का हमें कुछ पता नहीं था। तो बैक्टीरिया अगर प्लांट में है तो क्यों है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल किसकी है? अभी हमने देखा सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। सब में सेल वॉल होगी ये भी जरूरी नहीं है। देयर आर फ्यू बैक्टीरिया जिनमें सेल वॉल नहीं होती। आगे हम पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जिनमें सेल वॉल नहीं होती, जैसे माइकोप्लाज्मा होते हैं। माइकोप्लाज्मा नेकेड होते हैं, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती, है ना। तो अगर सेल वॉल नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है, बट अगर है देन इट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। क्लियर? फिर आती है कि दूसरा कैरेक्टर क्या है कि जो यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आप पढ़ते हैं, यूकैरियोट्स में जो मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है, मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल कौन से होते हैं? प्लास्टिड्स हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम्स हैं, माइक्रोबॉडीज हैं डिफरेंट टाइप्स की। ये सारे कैसे हैं? मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है। तो इस टाइप के जो मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है वो यूजुअली मोनेरा में या प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं होते। हालांकि अभी हम क्रोमैटोफोर पढ़ेंगे जो मेम्ब्रेनस होता है वो प्रेजेंट होगा, बट दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज सेल ऑर्गेनेल बिकॉज वो एक स्पेशल फीचर है किंगडम मोनेरा के अंदर, कुछ बैक्टीरिया में आएगा। सो यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट हियर। यहाँ पे इस टाइप के कोई भी सेल ऑर्गेनेल नहीं आएंगे। राइबोसोम्स नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट है बट राइबोसोम दो टाइप के होते हैं, 70s एंड यूकैरियोट, है ना, 80s। प्रोकैरियोट में राइबोसोम्स कैसे हैं? 70s टाइप के, इनको आप प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स भी बोलते हैं। तो राइबोसोम्स इंपॉर्टेंट हो गए हमारे लिए, है ना। न्यूट्रिशन कैसा होगा मोनेरा में? एब्जॉर्प्टिव। बैक्टीरिया न्यूट्रिशन कैसे लेता है? एब्जॉर्प्शन करके लेता है। मान लीजिए अगर ब्रेड पे कोई बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है तो बैक्टीरिया क्या करेगा? बैक्टीरिया एंजाइम्स रिलीज करेगा, मटेरियल डाइजेस्ट बाहर होगा और उसके बाद जो डाइजेस्टेड मटेरियल है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो न्यूट्रिशन कैसा हुआ? एब्जॉर्प्टिव हुआ। तो बैक्टीरिया या मोनेरा का न्यूट्रिशन कैसा है? एब्जॉर्प्टिव है। एब्जॉर्प्टिव में वो फोटोसिंथेटिक है, कीमोसिंथेटिक है, हेट्रोट्रॉफिक है, वो सब अलग अलग आएंगे, बट ओवरऑल क्या हो रहा है? ओवरऑल एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्टिव हो गया। जेनेटिक मटेरियल अभी हमने बोला है कि ये प्रोकैरियोटिक है, तो ये मान लीजिए एक सेल है, इस सेल के अंदर ये जेनेटिक मटेरियल हो गया। इसके ऊपर अगर मान लीजिए यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती, है ना, अगर ये डॉटेड लाइन एक मेम्ब्रेन के जैसा होता तो ये न्यूक्लियस होता। तो क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं है तो जेनेटिक मटेरियल कैसा हो गया? नेकेड। इट इज नॉट बाउंड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। और ये जेनेटिक मटेरियल है कैसा? ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, डीएस डीएनए मींस डबल स्टैंडर्ड डीएनए, और सर्कुलर होगा, एक जगह से शुरू होकर मान लीजिए पूरा मैंने डीएनए खोल दिया तो ये डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, इस तरीके से एक सर्किल की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, नेकेड होगा, नॉट कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
फिर आता है सेल डिवीजन। अगर बैक्टीरिया या कोई प्रोकैरियोटिक सेल कोई मोनेरा डिवाइड करता है तो कैसे डिवाइड करता है? इट डिवाइड्स बाय ए माइटोसिस। यहाँ डिवीजन कैसा होगा? ए माइटोसिस। जैसे आप माइटोसिस पढ़ते हैं, माइटोसिस में होता है कि 1 से 2 सेल बनती हैं, दोनों एग्जैक्ट हाफ होती हैं पेरेंट सेल का, हैविंग द सेम अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम नंबर इन जेनेटिक मटेरियल। 2n से 2n बनेगी। वन पेरेंट सेल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स हैविंग एग्जैक्टली हाफ ऑफ द कंटेंट एज कंपेयर टू पेरेंट। 50-50 एग्जैक्टली। बट यहां पे क्या है? यहां ए माइटोसिस है। यहां पे माइटोसिस के जैसा डिवीजन तो होगा, पेरेंट से 2 डॉटर सेल्स तो बनेंगी, बट ये 50-50 बनेंगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। कम ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा 45-55 हो गया, 48-52 हो गया, 49-51 हो गया, लाइक दिस। इक्वल ना बन के ऑलमोस्ट इक्वल बनने की कोशिश होगी। तो माइटोसिस ना बोल के ए माइटोसिस बोल दिया गया। ये सेल डिवीजन कैसा होगा? ए माइटोसिस टाइप का होगा। और 2 ही बनेंगी। आगे जाके इसी को रिप्रोडक्शन के सेंस में आप बाइनरी फिशन बोलेंगे। बाइनरी फॉर 2, फिशन फॉर ब्रेकिंग। पेरेंट सेल ब्रेक्स इनटू 2, लेकिन वो दोनों एग्जैक्ट हाफ ना होके ऑलमोस्ट इक्वल कंटेंट की होंगी। तो डिवीजन के सेंस में आता है ए माइटोसिस और रिप्रोडक्शन के सेंस में आता है बाइनरी फिशन। बोथ आर सेम, है ना, क्योंकि यहाँ पे सेल और ऑर्गेनिज्म एक ही है। आपको ग्रोथ याद हो तो आपने पढ़ा ही था कि सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म के लिए ग्रोथ बाय इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल इज इक्विवेलेंट टू देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन का टर्म आएगा बाइनरी फिशन और सेल डिवीजन का टर्म आएगा ए माइटोसिस। हालांकि बात एक ही है, क्योंकि बैक्टीरिया की सेल एक है और एक ही सेल एक ही ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करती है। तो इस तरीके से ये चीजें आएंगी। मोनेरा में 2 टाइप के बैक्टीरिया आएंगे। अभी हमने जैसे देखा कि फाइलोजेनी या कार्ल वूस के हिसाब से बेसिकली बैक्टीरिया की 2 एंसेस्टर लाइंस हैं, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। तो हमें 2 अलग अलग बैक्टीरिया पढ़ने, आर्की बैक्टीरिया पढ़ना है एंड यू बैक्टीरिया पढ़ना। क्लियर? तो ये हमने किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ा है। ठीक, आई थिंक आज के लिए यहीं तक रखते हैं। बाकी फिर आपको नेक्स्ट क्लास में आपको ये बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है। यू बैक्टीरिया मतलब एडवांस और आर्की बैक्टीरिया मतलब एंशिएंट। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें आएंगी। क्लियर? आर्की बैक्टीरिया शेप, साइज, स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, आप बैक्टीरिया के बारे में ये सारी चीजें पढ़ेंगे। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो स्ट्रक्चर एक्चुअली प्रोकैरियोटिक सेल की फॉर्म में सेल चैप्टर में दिया हुआ है। बट हमें बैक्टीरिया को समझने के लिए बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल बैक्टीरियम या स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोकैरियोटिक सेल हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट क्लास आपकी शेप एंड साइज, प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर, बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन, इन सबसे स्टार्ट होगी। कोई डाउट हो तो बताइए। आप लोग क्या पढ़ रहे हैं आजकल? लिविंग वर्ड तो कंप्लीट भी हो गया। क्लास के एंड में सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रैक्टिस डेली, जितनी कर सकते हैं उतनी, है ना। 3 चीजें हैं। पहला क्या है? प्रैक्टिस करनी है। 1 बार पढ़िए, 10 बार पढ़िए, 15 बार पढ़िए। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्हें ओवर कॉन्फिडेंस होता है, ये तो मुझे आता ही है, और जब क्वेश्चन की बात आती है तो गलत हो गया। वो नहीं होना चाहिए, है ना। अगर आप डैम कॉन्फिडेंट हैं कि सर मुझे तो ये पूरी बायो आती है, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते रहते हैं, तो पता चलता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री में तो नंबर तब भी नहीं आए, बायो में जो आ सकते थे वो भी नहीं आए। बिना बायो के, बिना रूट के ट्री नहीं बना सकते हैं आप। ऊपर जाने के लिए पहले नीचे खड़े होने की नींव तो बना लीजिए। तो अगर मार्क्स ही इंपॉर्टेंट है तो मार्क्स में स्कोर किससे करोगे? बायोलॉजी से, बॉटनी, जोलॉजी से। तो प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और फिर क्या करना है? डेली करना है। आज का काम कल पे नहीं छोड़ना है। जितना पढ़ा दिया कोई बात नहीं, आधे घंटे करिए, 15 मिनट करिए, डेली करिए, है ना। और प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं कि मैंने पढ़ाया आपने याद कर लिया। मेरे लिए प्रैक्टिस का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व। आपको एक्चुअली एमसीक्यू करने हैं। आप क्लास में प्रेजेंट रहिए, क्लास में शुरू होने से पहले 10 मिनट रिवाइज कर लीजिए सर ने पहले क्या पढ़ाया था। बाकी मेरी गारंटी आपको सारा कुछ यही क्लास में बैठे बैठे याद हो जाएगा। आपको बस घर पे जाके प्रैक्टिस करनी है कि सर आज मुझे इसके क्वेश्चंस करने, है ना। कहीं से भी करिए, रेलिवेंसी होनी चाहिए। हमने कल ही डिस्कस किया था। ये नहीं करना कि माइकोप्लाज्मा का क्लासिफिकेशन क्या है ना, माइकोप्लाज्मा की डिस्कवरी किसने की, है ना, बैक्टीरिया को आगे कैसे डिवाइड करेंगे। जितना सिलेबस है उतना करना है ना।
तो प्रैक्टिस करनी है, डेली करनी है, और जितनी कर सकते हैं उतनी करनी है। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि सर ये वाली बुक कर लूं तो नीट हो जाए, नीट की बायो तैयार हो जाएगी, बॉटनी तैयार हो जाएगी क्या, या ये मैं 200 क्वेश्चन डेली कर लूं तो क्या हो जाएगा। कोई ऐसा नंबर नहीं है, कोई ऐसी बुक नहीं है। आप ये देखिए कि मुझे बॉटनी आधा घंटे पढ़नी है, और आधे घंटे में चाहे 10 क्वेश्चन करिए या 100 करिए, मुझे इससे मतलब नहीं है। आपको वो क्वेश्चंस होने चाहिए, है ना। प्रैक्टिस डेली एज मच एज यू कैन, खुद ही तैयार हो जाएगा, है ना। पेशेंस रखिए, नेक्स्ट ईयर के लिए आपका पूरा कैल्विन ने तैयारी कर रखी है, 100% आपका रिजल्ट आना चाहिए, है ना। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, तो फॉलो आपको करनी है, हमें तो पढ़ाना है और कंटेंट प्रोवाइड करना है। क्लियर? गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलेंगे विद शेप एंड साइज, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया और प्रोकैरियोटिक सेल। क्लियर?